नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। दोपहर के 1 बज रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो रही है और अब देखना होगा क्या चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पर। नेताओं ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। और मैंने सहमति दी थी, सरकार ने सहमति दी थी। अब फिर आग्रह कर रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दें। जो सारे विषय हैं उन सारे विषयों पर कभी भी सदन में बताने से चर्चा नहीं होगी। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते कि पहले एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए तो हम सदन चलने देंगे। पहले आप कमिटमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप पूछा जा रहा है कि आप चर्चा चाहते हैं या नहीं चर्चा चाहते हैं। विपक्ष जो है वो एसआईआर पर भी चर्चा का आश्वासन सरकार से चाहता है और इसीलिए यह हंगामा हो रहा है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर एक बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस ने शशि थरूर से सरकार पर हमले के लिए कहा। शशि थरूर ने कांग्रेस को मना कर दिया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। थरूर बोले, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और यही कहूंगा। कांग्रेस ने कहा उन्हें पार्टी लाइन पर कायम रहना होगा, इसीलिए थरूर ने कुछ ना बोलने का फैसला किया है। आप जानते हैं कांग्रेस के वक्ताओं की लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं, और ऐसे में अब यह खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर का नाम आगे बढ़ाया गया था। शशि थरूर से कहा गया था कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर बात रखिए, सरकार पर निशाना साधिए, लेकिन शशि थरूर की तरफ से सरकार पर निशाना ना साधने का जवाब कांग्रेस को दो टूक अंदाज में दिया गया। शशि थरूर ने साफ कर दिया कि वो ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, ऐसे में उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लीजिए एक बार फिर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू ही नहीं हो पा रही है। विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। विपक्ष की तरफ से बार बार मांग एसआईआर पर चर्चा हो, इसका आश्वासन सत्ता पक्ष दे, और इसी को लेकर यह गतिरोध अब सदन में बना हुआ है, जिसके बाद पक्ष विपक्ष आमने सामने। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष तो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना ही नहीं चाहता। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रहा है। और अब बड़ी खबर ये, एक बार फिर विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। फिर से 1 घंटे के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आज जब चर्चा का समय ऑपरेशन सिंदूर पर, तो अचानक विपक्ष की तरफ से यह नया प्रस्ताव लाया जाता है कि साहब एसआईआर पर चर्चा का आश्वासन सत्ता पक्ष दे, और इसी को लेकर ये आर पार पक्ष विपक्ष के बीच ये गतिरोध, जिसकी वजह से चर्चा शुरू हो नहीं पा रही और बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। इस बीच शशि थरूर को लेकर जो बड़ा अपडेट आया है कि कांग्रेस तो चाह रही थी शशि थरूर अपनी बात रखें, कांग्रेस ने उनका नाम आगे बढ़ाया, लेकिन शशि थरूर ने ही खुद मना कर दिया। कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं थरूर ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और यही कहूंगा, यही कहने पर अड़े हुए थे, और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि पार्टी लाइन पर ही उन्हें कायम रहना होगा, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं बोल सकते, इसीलिए थरूर वक्ताओं की फहरिस्त में नहीं है। थरूर ने फैसला लिया कि वो नहीं बोलेंगे। कांग्रेस चाहती थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर बोले, लेकिन शशि थरूर की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, यही बात रखेंगे। तो जिस समय लोकसभा पहुंचे शशि थरूर, संसद भवन परिसर पहुंचे शशि थरूर, उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उस प्रतिनिधि मंडल में शशि थरूर शामिल थे जो सरकार की तरफ से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था तमाम दुनिया के देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, और तब भी शशि थरूर की तरफ से मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफें की गई थी। कांग्रेस के ही कई उनके अपनी पार्टी के साथी जिन्होंने शशि थरूर पर निशाना तब ये कहकर साधा था कि जितनी जरूरत नहीं है उससे भी कहीं ज्यादा शशि थरूर मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और अब ये बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, कांग्रेस ने थरूर से सरकार पर हमले के लिए कहा और शशि थरूर ने मना कर दिया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर हमला नहीं करेंगे, ये शशि थरूर ने अपने लिए खुद लकीर खींची है, और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस की तरफ से जो वक्ताओं की लिस्ट है उसमें शशि थरूर का नाम नहीं है। अंकित गुप्ता,
जी बिल्कुल, ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से अप्रोच किया गया था शशि थरूर को। रोमाना क्योंकि कुछ देर पहले जो चर्चा ये चल रही थी कि शशि थरूर का नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि शशि थरूर से बोलने के लिए अप्रोच किया गया था। कांग्रेस की जो लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया था कि आपको ऑपरेशन सिंदूर पर जो लोकसभा में चर्चा होनी है उसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन शशि थरूर ने क्या कहा, जो सूत्र है वो इशारा कर रहे हैं कि शशि थरूर ने बोलने से मना कर दिया। उसकी वजह क्या रही है? उसकी वजह ये रही है कि क्योंकि शशि थरूर का मानना था कि वो अब तक जो उनकी लाइन रही है वो उसी लाइन पर बोलेंगे और वो उससे अलग नहीं हो सकती। जबकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि शशि थरूर को सरकार पर हमला करना चाहिए। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई रही है, पहलगाम हमला हुआ है, और इसी वजह से कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि यह पार्टी की लाइन है और आपको पार्टी की लाइन पर स्टिक करना होगा। जिस पर शशि थरूर, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि शशि थरूर ने कहा कि जी नहीं, मैं इस लाइन को जो इस पर आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन रहा है और मैं इसी लाइन पर कायम रहूंगा। और हमारा आपको भूलना नहीं चाहिए, शशि थरूर जो उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जो अलग अलग देशों में गया था, और वहां पर पहुंच करके शशि थरूर ने देश दुनिया के सामने, दुनिया के तमाम देशों के सामने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट को लेकर के साफ तौर पर जो है दुनिया के देशों को बताया था। तो ऐसे में थरूर की जो लाइन है, जो सूत्र इशारा कर रहे हैं, वो अपनी उसी लाइन पर कायम रहना चाहते हैं। जबकि कांग्रेस की लीडरशिप चाहती थी कि शशि थरूर हमला करे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान, और इसी वजह से शशि थरूर ने इस चर्चा में हिस्सा लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि इस मुद्दे पर मैं पार्टी की लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकता। या ये तो पार्टी की लाइन अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं शशि थरूर, अंकित गुप्ता, तो फिर तो ये कहा जाएगा ना सीधे सीधे पार्टी से बगावत कर रहे हैं शशि थरूर। अंकित गुप्ता, देखिए रोमाना, इसका कई तरह से इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन यहां पर यह जरूर कहा जा सकता है कि जी हां, जो आप कह रहे हैं कि पार्टी की लाइन आकर नहीं बढ़ा सकते, तो उसको क्या ये माना जा सकता है कि बगावत कर रहे हैं? इसको ऐसे भी देखा जा सकता है निश्चित तौर पर, क्योंकि किसी भी सांसद को जो एक पार्टी से चुनकर के आता है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि पार्टी के जो निर्देश है, कि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आपको इस लाइन पर बोलना है, आप उस लाइन पर बोलते हैं। लेकिन अंकित, मैं लौटूंगी आपके पास, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, जब आप किसी राजनीतिक दल का हिस्सा होते हैं तो जाहिर सी बात है आप उस राजनीतिक दल की विचारधारा के साथ बंधे होते हैं और फिर वो पार्टी लाइन आपको फॉलो करना होता है, तभी तो आप अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में अपनी जगह बनाए रखते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पार्टी ने कहा आप ऑपरेशन सिंदूर पर बोलिए, लेकिन शशि थरूर ने मना कर दिया। उनका कहना है उनकी अपनी राय ऑपरेशन सिंदूर पर, वो कांग्रेस की राय से अलग राय रखते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, इस वजह से वो नहीं बोलेंगे। ऐसे में क्या कह रहे हैं शशि थरूर, सुना देते हैं आपको। मौन व्रत सर, कुछ तो बोलिए सर। सर, पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही मौन व्रत सर, कुछ तो बोलिए सर। सर, पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही शशि थरूर को आप सुन रहे हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं शशि थरूर। मीडिया का वहां पर जमावड़ा, गाड़ी से शशि थरूर उतरते हैं, मीडिया कर्मी सवालों की बौछार कर देते हैं और जवाब में शशि थरूर सिर्फ मुस्कुराते हुए मौन व्रत कहकर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब शशि थरूर मीडिया के किसी सवाल का बिना जवाब दिए, मीडिया के सवालों को टालते हुए मौन व्रत की आड़ में आगे निकल जाते हैं। तो बड़े मजाकिया लहजे में मौन व्रत कहते हुए शशि थरूर आगे निकल गए। मीडिया कर्मियों की तरफ से और कुरेदने की कोशिश की गई कि मौन व्रत सदन के भीतर भी होगा या सदन के भीतर बोलेंगे, उस पर शशि थरूर की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन कुल मिलाकर सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस ने तो चाहा था कि शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी के वक्ताओं की फहरिस्त में शामिल हों, पार्टी की बात आगे बढ़ाएं, लेकिन शशि थरूर की तरफ से मना कर दिया गया। और अगर शशि थरूर पार्टी लाइन को आगे नहीं बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, तो इसका तो मतलब साफ है शशि थरूर पार्टी से बगावत कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं जरा राजस्थान के बूंदी की। भारी बारिश के बाद यहां तो हाहाकार मचा है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी, उफनते नाले पार कर रहे हैं। जिले के इंद्राणी बांध पर खड़ा एक नाबालिग सैलाब में बह गया। तस्वीरें सामने आई हैं, कैसे युवक पानी में डूबा हुआ नजर आया है और लोग उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं। जरा पूरी फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां भारी सैलाब की वजह से काफी देर तक लोग युवक को निकालने की कोशिश करते रहे। आखिरकार ग्रामीणों ने युवक को बहते हुए पानी से बचा लिया।
जिले के सबसे बड़े बांध गढ़ा बांध से जिला प्रशासन ने 18 गेट खोलकर 45,000 क्यूसेक पानी की निकासी की है, जिसके चलते निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। जो लोग निचले इलाकों में नदी किनारे बसे हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से अलर्ट का ऐलान करने के बावजूद क्षेत्र के लोग इंद्राणी बांध पर पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। बारिश को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल्स की प्रशासन ने फिलहाल छुट्टी करवा दी है। बारिश के इस मौसम में आए दिन आम लोगों की परेशानियों की तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के सिरोही में एक स्कूल बस के नदी में फंस जाने की भी तस्वीर सामने आई है। स्कूल की छुट्टी के बाद ये बस बच्चों को लेकर वापस जा रही थी। बस के ड्राइवर ने लापरवाही बरती और बीच नदी से बस ले जाने की कोशिश की। इस दौरान अचानक से बस नदी में फंस गई। बस को फंसा देखकर आसपास के ग्रामीण मदद के लिए पहुंचे। मौके पर क्रेन बुलवाई गई। क्रेन की मदद से पहले तो बच्चों को बाहर निकाला गया और बाद में नदी में जो बस डूबी हुई थी उसे भी बाहर निकाला गया। साफ है, बस ड्राइवर की लापरवाही बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में मानसून लोगों के लिए आफत का सबब बना है। तेज बारिश के बाद पुल और पुलिया पर पानी बह रहा है। लोग इस तेज उफान वाले पानी के बीच जान जोखिम में डालकर देखिए कैसे चलते नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिन से यहां आगरमालवा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जो सादलपुर मार्ग है उस पर मौजूद पुलिया के ऊपर पानी बह रहा है। पानी की रफ्तार भी बहुत तेज है, बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस उफनते पानी से लोग गुजर रहे हैं। कुछ लोग बाइक से भी यहाँ रास्ता पार करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग पैदल ये रास्ता जो पानी में डूबा हुआ है उसे पार कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से लगातार लोगों के लिए चेतावनी जारी की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। लोगों पर प्रशासन की चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसे में यहाँ किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। खुद ही देखिए कैसे लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इन लोगों को कौन समझाए। उत्तर प्रदेश के बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। इस दौरान वो अधिकारियों और ठेकेदारों पर बरसते दिखे। कह दिया कि जिन लोगों ने लापरवाही की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह गंगा नदी के कटान का जायजा लेने पहुंचे। धीरे धीरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंचता दिख रहा है ये पानी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कटान से बचाने के लिए 12 करोड़ रुपए की 2 योजनाएं चलाई गई थी, लेकिन हालात पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। इसी को देखते हुए मंत्री जी तो भड़क गए। गंगा नदी के उफान की वजह से बलिया के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा है। हालत यह है कि नदी के किनारे पहुंचने के लिए मंत्री दयाशंकर सिंह को ट्रैक्टर पर सवार होना पड़ा, क्योंकि रास्ते में कई जगह जलभराव है और इस जलभराव के बीच किसी गाड़ी से जाया नहीं जा सकता। तो ट्रैक्टर पर सवार होकर ही मंत्री जी मौके पर पहुंचे हालात का जायजा लेने के लिए। वो वाला उसका फोटो लीजिए। हाँ, एकदम जो डूब गया दिखाएंगे ले जाके लखनऊ में। हाँ, वहीं तमिलनाडु के धर्मपुरी इलाके में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कावेरी नदी के उफान की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लोगों के बीच दहशत देखने को मिल रही है। हालत ये हो गई है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। दरअसल कावेरी नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। कर्नाटक के काबिनी में कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कावेरी नदी उफान पर आ गई। 12 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। इस वजह से धर्मपुरी इलाके पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है, जिससे पूरा इलाका पानी के बीच गुमसा हो गया। रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। संकट और बढ़ गया है। स्थानीय लोगों की टेंशन में इजाफा देखने को मिल रहा है। और अब आपको दिखा देते हैं कैसे राजस्थान में बारिश कहर बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वजह से राजस्थान के कई जिलों में हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन पर एक साथ अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले राजस्थान की एक तस्वीर ये है। एरू नदी लगातार उफान पर है, लगातार बारिश आ रही है।
लगातार उफान। और अभी अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक साथ स्क्रीन पर आप बारां, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़ की तस्वीर देख रहे हैं। यहां पर बारिश के बाद लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। बारां में देखिए, बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया है, लोगों की मुसीबत में इजाफा है, लोगों को घर से निकलने में दिक्कत हो रही है। भीलवाड़ा का हाल देखिए, पानी ने पूरे शहर पर कब्जा जमा लिया है, जमीन पर समंदर उमड़ता दिख रहा है, जो लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीर भी यहाँ है। बारिश की मार के आगे जयपुर बेबस है। तेज बारिश के बाद पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है और इससे लोगों की मुसीबत जाहिर सी बात है और बढ़ गई है। वहीं तस्वीर झालावाड़ की भी आपके सामने है। झालावाड़ में बारिश के बाद जलभराव लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। पूरे इलाके पर पानी का कब्जा हो चुका है। लोगों को इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ये राजस्थान का हाल है। राजस्थान के अलग अलग जिलों की हालत आप देख रहे हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में बारिश लोगों की मुसीबत में इजाफा कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव है। अब लोगों के घर में पानी भर चुका है। संकट लोगों को सता रहा है। उधर मुंबई से सटे कल्याण में देखिए, तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गया है। इसकी वजह से लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइड की जद में एक घर आ गया, पूरी तरह तबाह हो गया। तेज बारिश की वजह से राजस्थान का कोटा देखिए जरा, यहाँ जो कोटा बराज है उसके 12 गेट खोलने पड़े हैं, जिससे कई इलाकों में राजस्थान में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये जो कोटा बराज है, इससे करीब 2,90,000 क्यूसेक पानी अभी तक छोड़ा जा चुका है, जिसके बाद जो निचले इलाके हैं वहां लोगों को चेतावनी तो दे दी गई है। बाढ़ का खतरा इन इलाकों में मंडरा रहा है और राजस्थान की ही सिरोही में नदी का उफान ऐसा है कि लोगों के लिए दहशत का सबब बन गया है। कई लोग नदी के तेज उफान में फंस भी रहे हैं, उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश जारी है और मुसीबत भारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आगे अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां कल्याण पूर्व में लैंडस्लाइड के बाद दहशत। दरअसल भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गया है। कई मकान भर कर गिरे। कल्याण पूर्व की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कचोरे हिल का ये इलाका है और यहाँ इस कचोरे हिल पर ये मकान बने हुए हैं। बारिश के बाद हादसे की संभावना पहले से ही थी। इसी को देखते हुए ये आशंका बनी हुई थी कि कोई हादसा हो सकता है। सारे घर खाली करा लिए गए थे और यकीन मानिए आप, जैसे ही घर खाली कराए गए उसके कुछ ही देर बाद करीब 6 घर पल भर में ढह गए। ये लैंडस्लाइड इतना खतरनाक था, एक के बाद एक ये मकान ढहते चले गए। ताश के पत्तों की तरह देखिए कैसे बिखरे हुए ये मकान नजर आ रहे हैं। अगर लोग इन घरों में मौजूद होते तो जरा सोचिए आप, जान का कितना नुकसान हो सकता था। एक बार फिर देश की खबरों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, यहां से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। पुलिस की डायल 100 गाड़ी में अजगर दिखने के बाद हड़कंप मच गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने है। पुलिस की डायल 100 गाड़ी खड़ी हुई है और इस गाड़ी से एक बड़ा सा अजगर नीचे से निकलता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं आप, डायल 100 गाड़ी का ड्राइवर सीट पर मौजूद है। उसका एक साथी बाहर निकलकर अजगर के निकलने की उसे जानकारी दे रहा है। ये वीडियो जो है वो गांधी सागर इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ रात में गश्त के दौरान अचानक पुलिसकर्मियों को गाड़ी में अजगर दिखा, जिसके बाद हड़कंप मचा। गाड़ी की गर्मी से थोड़ी देर में ये अपने आप बाहर निकल गया और जंगल की ओर चला गया। देखिए कैसे गाड़ी से बाहर निकल रहा है, सड़क से होकर गुजरता हुआ जंगल वाले इलाके में ये सांप चला गया। देखिए कैसे निकल रहा है गाड़ी से बाहर ये अजगर। डायल 100 गाड़ी को इस अजगर ने अपना ठिकाना बना रखा था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर यह आ रही है, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस वक्त आतंकवादियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को नाम सेना ने दिया है ऑपरेशन महादेव। श्रीनगर के नजदीक दाचीगाम इलाका है और यहां दाचीगाम पहाड़ी इलाका, दाचीगाम की जंगल, यही बताया जा रहा है 2 से 3 आतंकवादी हैं जिनका मुस्तैदी के साथ जिनकी घेराबंदी सेना की तरफ से की गई है और यही इनकाउंटर चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, कश्मीर में
सेना का ऑपरेशन महादेव। श्रीनगर के नजदीक दाचीगाम इलाका, यहां दाचीगाम इलाके में सेना ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेर रखा है। 2 से 3 आतंकवादी जिनके साथ इस वक्त मुठभेड़ सेना की चल रही है। रह रहकर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। फिलहाल जो जानकारी मिली थी उसी के आधार पर सेना की तरफ से ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है? अपडेट क्या है अभी का? रोमाना, देखिए इस समय हम दाचीगाम इलाके में ही मौजूद है और मेरे पीछे जो इलाका आप देख सकते हैं ये दाचीगाम नेशनल पार्क का इलाका है और ठीक इसके ऊपर जो पहाड़ी आपको दिख रही है, जो नोकीली पहाड़ी दिख रही है, ये महादेव की पहाड़ी है और इसी पहाड़ी के दामन में ये ऑपरेशन चल रहा है। इसीलिए सेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव का नाम दिया है, क्योंकि जो डलवास की घाटी है वो महादेव के बिल्कुल नीचे मौजूद है और जहाँ पे बने हुए एक डोक में इन मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिली थी। तकरीबन 2 दिनों से इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस बात पर जानकारी हमें सेना की तरफ से दी जा रही है। सेना का ये कहना है कि आज सुबह तड़के इनके साथ जो अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स थे, ये एक कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, इसमें दोनों ओर से गोलीबारी हुई है और अभी जो खबर आ रही है कि 2 मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी ना तो पुलिस ने और ना ही सेना ने की है। लेकिन इस बात की पुष्टि दोनों ही एजेंसीज ने की है कि कम से कम 3 मिलिटेंट इस इलाके में अभी भी मौजूद हैं। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कुमक जो है वो इस इलाके में भेजी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी अब इस ऑपरेशन का हिस्सा बन गई है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है वो केवल भारतीय सेना चला रही थी अपर रीचेस में, इन पहाड़ियों के बीच में, और अब जबकि ये खबर आई है कि ये सर्च ऑपरेशन एक मुठभेड़ में बदल गया है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी इस मुठभेड़ में शामिल हो गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि जो कॉर्डन है वो बढ़ा दिया है। मैं आपको दिखा दूं, कैमरामैन से कहूंगा कि वो अपने बाईं ओर जो पुल बना है जो दाचीगाम नाला के ऊपर से जाता है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो अपनी गाड़ियों में अतिरिक्त जो है घटनास्थल की तरफ जा रहे हैं। हालांकि घटनास्थल तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि जो आखिरी गांव इस इलाके में है उसका नाम दारा है और दारा से तकरीबन 12 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करके उस जगह तक पहुंचा जा सकता है जहां पे ये ऑपरेशन अभी चल रहा है। लेकिन अब जो इंतजार है वो आधिकारिक जो बयान है वो जो सामने आएगा। लेकिन जो अभी भी हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि कम से कम 2 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने इनिशियल मुठभेड़ में मार गिराया। एक जख्मी मिलिटेंट अंदर जो एक डोक बना हुआ था, जो गर्मियों के दिनों में यहाँ पे जो चरवाहे जाते हैं वो रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें चला गया था और उसके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जबकि सेना के सूत्रों का यह कहना है कि एक बड़ा ग्रुप था, 5 लोगों का एक ग्रुप था जो कि यहाँ पे चल रहा था, जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था। मैं पहले टोपोग्राफी रोमाना बता दूं कि जिस जगह हम खड़े हैं ये दाचीगाम का इलाका है और दाचीगाम के दाएं साइड से अगर जाए तो ये इलाका सोनमर्ग की तरफ जाता है और महादेव से अगर बाईं ओर जाते हैं तो ये इलाका आगे जाकर तारसर, मारसर, आप नजर बनाकर रखेगा आसिफ, जैसे कोई और अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो देखिए अभी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि 3 आतंकवादी जिनमें से 2 को ढेर करने में सेना को कामयाबी मिली है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट बिहार वाला मामला आज सुनवाई के लिए जब आया तो एसआईआर पर रोक से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इनकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई के लिए आया और सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। एसआईआर पर रोक से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मतलब बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम जारी रहेगा। और एक बार फिर से अब जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़, जिसका नाम सेना की तरफ से ऑपरेशन महादेव दिया गया है। आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन अभी चल रहा है। श्रीनगर के नजदीक ही दाचीगाम का इलाका है, दुर्गम इलाका है और वहीं पहाड़ी इलाके में ये ऑपरेशन। और बड़ी खबर यह आ रही है कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकवादी ढेर करने में सेना को कामयाबी मिली है। अभी कुछ देर पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी मौजूद थे, बता रहे थे 3 आतंकवादी हैं, 2 के मरने की वो कह रहे थे सूचना मिल रही है, तीसरा घायल है। हालांकि वो कह रहे थे कि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अब बड़ी खबर ये सेना की तरफ से पुष्टि कर दी गई है। मतलब 3 आतंकवादी ढेर, ये बड़ी खबर और बड़ी कामयाबी जो सेना को मिली है। ऑपरेशन महादेव के तहत जिन 3 आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी वो 3 आतंकवादी ढेर। आसिफ,
बिल्कुल, देखिए जो बात पहले ही बताई गई थी कि 3 मिलिटेंटों का ये ग्रुप है जो कि इस इलाके में देखा गया था। तकरीबन 48 घंटे से ये ऑपरेशन सेना का यहाँ पे जारी था और पहले ही बता दिया गया था सूत्रों के हवाले से कि 2 को तो कम से कम इनिशियल फायर फाइट में ही मार गिराया गया है, जबकि एक जो जख्मी होकर अंदर डोक में चला गया था, अब ये खबर आ रही है कि उसको भी मार गिराया गया है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद करने की भी जो है खबर है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो बयान जारी होगा, जो सेना की तरफ से होगा, पुलिस की तरफ से होगा, उसका इंतजार रहेगा, क्योंकि अभी तक सेना की तरफ से ये औपचारिक जानकारी साझा कर दी गई है। आसिफ कुरैशी, सेना की तरफ से औपचारिक जानकारी साझा कर दी गई है। सोशल मीडिया पर सेना की तरफ से पोस्ट करके ये जानकारी साझा की गई है। ऑपरेशन महादेव के तहत बड़ी कामयाबी मिली है, 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं, न्यूट्रलाइज 3 मिलिटेंट्स। आसिफ कुरैशी। रोमाना 3 आतंकी मारे गए हैं, इस बात की तो पुष्टि हो गई है, लेकिन क्या ये मिलिटेंट पहलगाम हमले से जुड़े हुए थे, क्या इस मुठभेड़ के तार पहलगाम से जुड़े हैं, इस बाबत कोई भी जानकारी सेना की तरफ से नहीं दी गई है। इस ऑपरेशन के बारे में क्या ये वो आतंकवादी हो सकते हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था? ऐसी सूचना सामने आ रही है क्या सूत्रों के हवाले से? आसिफ, क्या ये वो आतंकवादी हो सकते हैं? रोमाना, देखिए पहलगाम हमले से पहले जो एक हमला टनल पे हुआ था सोनमर्ग में, वो इलाका इस इलाके के पीछे है और साथ ही उस टाइम ये भी बताया गया था कि यहां से सोनमर्ग से भागकर जो मिलिटेंट थे वो इसी रास्ते से पहलगाम गए थे और वहां पे हमले को अंजाम दिया था। यानी एक ही ग्रुप था जिसने टनल का हमला भी अंजाम दिया था और पहलगाम हमला भी अंजाम दिया था। इस बाबत जानकारी हमारे पास सुरक्षा बलों की तरफ से दी गई थी, लेकिन क्या ये वही ग्रुप है जिसको आज सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया है, इस बाबत कोई भी जानकारी हमारे पास ना तो सूत्रों के हवाले से ही दी जा रही है और ना ही सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर दी जा रही है। लेकिन इस बात की पुष्टि की जा रही है कि तीनों का ताल्लुक टीआरएफ से हो सकता है, लश्कर से जुड़े हुए मिलिटेंट है, यानी कहीं ना कहीं पहलगाम हमले से इसके तार जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसी बाबत मैं आपको बता रहा था कि अभी जो आधिकारिक बयान आया है 3 के मारे जाने का, लेकिन इस बात पे जो नजर है सबकी रहेगी कि सेना और पुलिस क्या इन तीनों मारे गए मिलिटेंट्स के बारे में यह जानकारी साझा करेगी कि क्या ये वही मिलिटेंटों का ग्रुप है जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया, या ये वो ग्रुप है जिसने या तो गुलमर्ग वाला हमला अंजाम दिया था या सोनमर्ग में टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी पे जो हमला हुआ था उस हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें सुलेमान नाम के एक एसएसजी के पूर्व कमांडो का नाम सबसे प्रमुखता से बताया गया था। मैं बता दूं कि इन जंगलों में पिछले 6 महीने में तकरीबन 5 मुठभेड़ हुई है, जिसमें कम से कम 2 मिलिटेंटों को तो सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और 3 बार जो है मिलिटेंट यहां से भागने में कामयाब भी हुए थे। यानी ये एक एक्टिव जो एरिया है वो रहा है। पिछले साल दिसंबर में ही सुलेमान के एक साथी को यहां से थोड़ी ही दूर पर सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था, जबकि सुलेमान उस समय भागने में कामयाब रहा था। वो तकरीबन 10 दिसंबर की वो घटना थी जब वो मुठभेड़ हुई थी। लेकिन लगातार यहाँ पे इस पूरे इलाके में सेना का एक परमानेंट बेस स्टेशन ही है। मैं बता दूं कि इस पहाड़ी के ऊपर सेना का एक परमानेंट कैंप बनाया गया है, जहां से लगातार इस पूरे ट्रैक पर नजर रखी जा रही थी और लगातार पिछले 48 घंटों से सेना की जो टुकड़ियां थी वो महादेव पहाड़ी के जो नीचे घाटी है, जिसको डलवास घाटी कहते हैं, जो आगे जाकर तारसर मारसर जो झील हैं उनकी तरफ जाती हैं, कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हैं। मैं बता दूं कि देखिए सेना की अतिरिक्त कुमक भी जो है वो इस समय घटनास्थल की तरफ जा रही है। सेना के अधिकारी अब घटनास्थल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि कम से कम 3 मिलिटेंटों को तो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, लेकिन क्या उनके कुछ और साथी हो सकते हैं इस जंगल के इलाके में, क्योंकि काफी दुर्गम इलाका है। यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ाई है, जहाँ पे पैदल जाना पड़ता है, यानी तकरीबन 3 से 4 घंटे का पैदल का रास्ता है ऊपर उस घटना स्थल तक जहां पे ये मुठभेड़ हुई थी। लेकिन अब जो है सबकी नजरें आधिकारिक तौर पर सेना और पुलिस की तरफ रहेगी कि क्या वो बयान देते हैं इन मारे गए 3 मिलिटेंटों की पहचान, देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो वही पहचान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी शिनाख्त की आखिरकार कौन है ये 3 आतंकवादी जिन्हें ढेर करने में सेना को कामयाबी मिली है ऑपरेशन महादेव के तहत। किस आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं ये 3 आतंकवादी जिन्हें ढेर करने में सेना को कामयाबी मिली है ऑपरेशन महादेव के तहत, क्योंकि कामयाबी तो बड़ी मिली है सेना को। ऑपरेशन महादेव चलाया गया और माउंट महादेव जो है बिल्कुल उसी के नजदीक यहां जानकारी
जानकारी सेना को मिली थी 3 आतंकवादियों के छिपे होने की, और ये जानकारी कब मिली थी, किस तरीके की सूचना मिली थी आसिफ कुरैशी, और कब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, इसको लेकर क्या डिटेल्स अब सामने आई हैं आसिफ? देखिए रोमाना, पहलगाम हमले के बाद से ही, जो कि 22 अप्रैल को हुआ था, लगातार देखें तो पूरी कश्मीर घाटी में ही सेना के ऑपरेशन जारी हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिक ऑपरेशन था, ये तकरीबन 48 घंटे पहले शुरू किया गया था, जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि एक मिलिटेंट्स के ग्रुप को महादेव और पहलगाम यानी मारसर लेक के बीच वाले इलाके में देखा गया था। उसके बाद यहां पे ड्रोन से नजर रखी गई, थर्मल इमेजिंग कैमरा से नजर रखी गई, और साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए जब सुरक्षा बलों को पुख्ता जानकारी मिली कि मिलिटेंट्स का ये ग्रुप जो इस समय जो महादेव पहाड़ी के दामन की डलवास घाटी में मौजूद है, तो ये ऑपरेशन शुरू किया गया। वहां सुरक्षा बलों की जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज थे वो तैनात कर दिए गए, और सेना के राष्ट्रीय राइफल्स जो कि यूनिट यहां पे तैनात है, वो जवान इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। और आज सुबह तड़के उस मिलिटेंट्स के ग्रुप को घेरे में लिया गया। तकरीबन 12 बजे के आसपास यहां पे गोलीबारी की खबरें आई थी, और जिसके बाद ही सेना की तरफ से यह बयान आया है कि 3 मिलिटेंट्स के ग्रुप को सुरक्षा बलों ने घेरे में लेकर उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया है। अब ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, इसीलिए ज्यादा स्पष्टता से जानकारी हमारे साथ साझा नहीं की जा रही है। लेकिन इस बात की अब पुष्टि आधिकारिक तौर पर भी ट्विटर पर जो ट्वीट करके सेना की तरफ से दी गई कि 3 मिलिटेंट जो थे इस घेरे में थे, उनको मार गिराया गया है, उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। लेकिन क्या सबकी नजरें इसी सवाल पर हैं कि क्या ये वही गुट है, ये वही ग्रुप है जिसने पहलगाम हमले को अंजाम दिया? उस बाबत जानकारी का अब सेना की तरफ से इंतजार रहेगा कि सेना या पुलिस कब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या फिर सोशल मीडिया के जरिए ही इस बात की पुष्टि कर दे कि इन मारे गए मिलिटेंट्स का ताल्लुक किस तंजीम से था, इनकी पहचान क्या है। क्या इस बात को लेकर बार बार सूत्र ये कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि ये जो 3 आतंकवादी ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर किए हैं सेना ने, पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़े हो सकते हैं ये 3 आतंकवादी। इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ऐसे कयास लग रहे हैं कि 3 आतंकवादी जो यहां श्रीनगर से बहुत नजदीक है, ये दाचीगाम वाला इलाका, और यहीं दाचीगाम के इलाके में वो जो माउंट महादेव है, वहीं पर सेना की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया है, जहां 3 आतंकवादियों को ढेर करने में ऑपरेशन महादेव के तहत सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। और एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी लगातार बने हुए हैं। जरा आसिफ से ही जानते हैं, आसिफ ये इलाका किस तरीके का था और किस तरीके की चुनौती यहां पर सेना के सामने थी इस इलाके में ऑपरेशन चलाने में? रोमाना, देखिए जिस जगह पे हम खड़े हैं ये श्रीनगर का बाहरी इलाका दाचीगाम के इलाके हैं। तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर हम श्रीनगर के लाल चौक से है, और यहाँ से भी तकरीबन अगर देखें तो 6 किलोमीटर आगे तक आप सड़क के रास्ते जा सकते हैं। उसके आगे 3 किलोमीटर और आप कच्चे रास्ते से जा सकते हैं, जो 2 गांव ऊपर पहाड़ियों में बने हैं जिनको फकीर गुजरी और दारा का नाम दिया गया है। और इन्हीं गांवों से आखिर में जो है चढ़ाई जो है पैदल को ऊपर जाना पड़ेगा, जो महादेव के दामन में है दलवास घाटी, वहां तक 12 किलोमीटर का पैदल रास्ता पहाड़ों पर चढ़ के जाना है। यानी पूरे तरीके से ट्रैकिंग करके ही यहाँ पे जाया जा सकता है, कोई गाड़ी नहीं जाती। एकमात्र जो जरिया यहां तक जाने का है वो पैदल ही है। यानी जो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन था वो तकरीबन 48 घंटे पहले इसीलिए शुरू किया गया था। 2 या 3 दिन का खाने पीने का सामान लेकर सेना के जवानों की ये टुकड़ियां ऊपर पहाड़ में गई थी, और नॉर्मली उनका ऑपरेशन जो है 48 से 72 घंटे का रहता है। यानी जब टुकड़ियां ऊपर जाती हैं इस तरीके के ऑपरेशन करने के लिए, वो अपने साथ 3 या 4 दिन का सामान लेके ही जाते हैं। और ऐसे ही इस ऑपरेशन को प्लान किया गया था, और कल सुबह जवानों की ये टुकड़ियां ऊपर पहाड़ की तरफ गई थी। तकरीबन 4 घंटे का ट्रैक करके ये उस जगह पे पहुंचे थे जहां पे मिलिटेंट्स के होने की खबर थी, और रात भर यहां पे इंतजार करने के बाद, पूरा कॉर्डन करने के बाद, आज सुबह तड़के जब तलाशी अभियान शुरू किया गया और सुरक्षा बलों की जो टुकड़ियां हैं वो आगे उस डॉग की तरफ बढ़ी थी, तो छुपे हुए मिलिटेंट्स की तरफ से फायरिंग हुई। लेकिन इनिशियल फायरिंग में ही सुरक्षा बलों ने 2 मिलिटेंटों को बाहर ही मार गिरा था, जबकि 1 मिलिटेंट जख्मी हालत में उस डॉग में चला गया। इस बाबत जानकारी हमारे साथ साझा की गई। उसके बाद ऑपरेशन चलाकर उस तीसरे मिलिटेंट को भी न्यूट्रलाइज किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से, और उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। अब जो जांच हो रही है वो इस बाबत हो रही है कि ये किस तंजीम से जुड़े हैं, क्या ये TRF से ही जुड़े हैं, लश्कर से हैं,
हैं या जैश से हैं, क्योंकि अभी इस बाबत स्पष्टता नहीं है, या फिर आप हो बिल्कुल सकता सही है कह रहे हैं। strategic, इंतजार जो है अब जो सेना की तरफ से वजहों क्या बयान सेना- जारी किया जाता है, और बहुत उम्मीद ये की जा रही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें ये जो 3 आतंकवादी ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर करने में सेना को कामयाबी मिली है, इस पूरे ऑपरेशन महादेव के बारे में सेना की तरफ से जानकारी साझा की जाएगी, और साथ ही साथ ये तीनों आतंकवादी कौन, इनकी शिनाख्त को लेकर भी बड़ी जानकारी सेना साझा कर सकती है। किस आतंकवादी संगठन से इनका जुड़ाव, इसको लेकर भी सेना की तरफ से जानकारी साझा की जा सकती है। और सबसे बड़ा सवाल तो बार बार यही सामने आ रहा है कि क्या ये जो आतंकवादी ढेर हुए हैं वही पहलगाम आतंकवादी हमला जिन्होंने अंजाम दिया ये वही है, इसको लेकर भी स्पष्टीकरण अब से कुछ ही देर बाद सेना की तरफ से दे दिया जाएगा। फिलहाल ये वो इलाका है आसिफ कुरैशी जहां पर, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वो आतंकवादी मूसा, उसका मूवमेंट भी देखा गया था। इसी वजह से टीआरएफ का कनेक्शन इन आतंकवादियों के साथ, उसको लेकर बार बार कयास लगाए जा रहे हैं आसिफ। रोमाना देखिए, सुलेमान नाम के जिस एसएसजी कमांडो, पाकिस्तानी कमांडो की बात हो रही थी, मेरे पीछे जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं ये तो सोनमर्ग से जुड़ने वाली पहाड़ियां हैं, यानी इन पहाड़ियों को क्रॉस करके आप गांदरबल के इलाके यानी सोनमर्ग पहुंच सकते हैं, और वहीं से वो टनल कंपनी का ऑफिस है जहां पे एक हमले में जो 7 लोग हैं उनकी हत्या सुलेमान ने की थी। और माना यही जा रहा है कि इन्हीं पहाड़ियों से सोनमर्ग से वापस होते हुए वो तारसर, मारसर और लिदरवट का जो इलाका है, एक ट्रैकिंग रूट है, उसके रास्ते से पहलगाम पहुंचे थे और पहलगाम हमले को फिर अंजाम दिया था। यानी कहीं ना कहीं जो 3 प्रमुख हमले अक्टूबर के महीने में पिछले साल हुए थे, उनमें सुलेमान का नाम आया था, जिनमें प्रमुख सेना के गाड़ी पर गुलमर्ग में हुआ हमला, जिसमें 2 सेना के जवान मारे गए थे, जो अक्टूबर के महीने में ही टनल कंपनी पे हमला हुआ था, जिसमें 7 आम नागरिक, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल था, उनकी हत्या कर दी गई थी, मजदूर थे वो। और उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में 26 जो है पर्यटकों की और आम नागरिकों की हत्या की गई थी, और तब से ही सुलेमान के बारे में ये कहा गया था कि वो इस इलाके में मौजूद है। और उसके सबूत 10 दिसंबर को जो शालीमार का इलाका है, जो कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे एक मुठभेड़ हुई थी इसी दाचीगाम रेंज में। उसमें सुलेमान के एक स्थानीय साथी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, और उसके पास से जो फोन मिला था उसमें वो तस्वीर मिली थी जो तस्वीर वायरल हुई थी पहलगाम हमले के बाद, जिसमें सुलेमान की पहली तस्वीरें जब सामने आई थी तो वो तस्वीर उसी 10 दिसंबर वाली मुठभेड़ में मारे गए कुलगाम के एक मिलिटेंट उसके पास से मिली थी, जो कि सुलेमान का साथी था। और तब से ही यही माना जा रहा है कि ये एक एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन रूट है, क्योंकि अगर पीछे सोनमर्ग जाता है तो दाईं तरफ अगर आगे जाएगा तो ये गुरेज घाटी और यानी गांदरबल होते हुए, बांडीपुर होते हुए गुरेज से भी मिलता है, ये ऊपर ट्रैकिंग का रूट है। और चूंकि ये कनेक्टेड रूट्स हैं, जो सोनमर्ग से चाहे आप दाचीगाम होते हुए, महादेव होते हुए, तारसर, मारसर जो झील हैं, पहाड़ी झील हैं, या लिदरवट की जो झील है, जो कि लिदर का स्रोत माना जाता है, लिदर नदी का स्रोत माना जाता है पहलगाम, यानी पूरा ये इलाका कनेक्टेड है। और सुलेमान इसी इलाके में पिछले 6 महीने से घूम रहा है। इस बाबत पुख्ता जानकारी इंटेलिजेंस की तरफ से दी गई थी, और इंटेलिजेंस की तरफ से ही यह भी बताया गया था कि इस इलाके में मूवमेंट है, जिसके बाद यहाँ पे जो 48 घंटे पहले एक तलाशी अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया गया था, वो एक मुठभेड़ में आज सुबह बदला, और जिसमें सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली कि 3 अज्ञात मिलिटेंटों को उन्होंने मार गिराया। अब इनकी पहचान जो है उस पर सबकी निगाहें हैं, और यही इसी बाबत जो है सबकी निगाहें पुलिस और सेना पर हैं कि पहचान सेना की तरफ से क्या बताई जा रही है, और शुरुआती जानकारी क्या मिल रही है। बिल्कुल, पहचान को लेकर देखिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन वो जिस तरीके के कयास लग रहे हैं, क्योंकि यही वो इलाका है जहां पर सुलेमान उर्फ मूसा जो आतंकवादी है उसकी मूवमेंट भी पिछले दिनों देखी गई थी, और इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये 3 आतंकवादी जो ढेर हुए हैं। सेना ने इस ऑपरेशन को नाम ऑपरेशन महादेव दिया है। जो शुरुआती खबरें आ रही हैं आसिफ कुरैशी, उसके मुताबिक क्या जानकारी है, किस तरीके का असला, किस तरीके का गोला बारूद इन आतंकवादियों के पास से बरामद हुआ है? 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। बिल्कुल, जो हथियार और गोला बारूद के बारे में जानकारी मिली है उसमें AK-47 और M4 राइफल की बात आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी फोटोग्राफ्स रिलीज नहीं किए गए हैं। गोला बारूद भी इनके पास से अच्छा खासा मिला है।
मोबाइल फ़ोन मिलने की भी बात हो रही है और उसके अलावा कुछ अतिरिक्त जो है मटेरियल भी इनसे जब्त किया गया है, जिनमें जीपीएस जो है ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं, यानी जीपीएस के ज़रिए मूवमेंट करने वाले इस तरीके के डिवाइसेस हैं। अब उन मोबाइल फ़ोन्स की भी जांच होगी कि उसमें किस तरीके के ऐप्स हैं, क्या उनके ज़रिए जो है एनक्रिप्टेड ऐप्स के ज़रिए वहाँ सरहद पार जो है बात होती थी, या और क्या क्या जानकारी उन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से मिलेगी, वो तो बात की बात है। लेकिन जो गोला बारूद मिला है उसमें AK-47 और M4 राइफल की बात हो रही है। गोला बारूद में गोलियां, ग्रेनेड के अलावा जो अतिरिक्त सामान है वो भी मिला है। और अब इंतज़ार आधिकारिक बयान का है जो सुरक्षा बलों की तरफ से, जो सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर जारी किया जाएगा, उसमें साफ हो जाएगा कि कितना सामान यहाँ पे मिला है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी निस्संदेह इस वजह से भी क्योंकि इस इलाके में पिछले 6 महीने से सुरक्षा बलों के ऑपरेशन एक ग्रुप के पीछे थे। 6 महीने से उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। तकरीबन 4 या 5 मुठभेड़ जो हुई थी सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच में इन्हीं पहाड़ियों में, और आज एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है कि 3 मिलिटेंट को वो मार गिराने में कामयाब हुए हैं। अब ये जो जानने वाली बात है कि क्या ये सुलेमान वाला ही ग्रुप है जो टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी सोनमर्ग वाले हमले और बाईसरन घाटी में हुए हमले में शामिल बताया जा रहा है, या फिर ये कोई और ही ग्रुप हैं जिसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और इसी बाबत इंतजार रहेगा कि आधिकारिक बयान जो है शवों की पहचान के बाद ही क्या जारी किया जाता है, और उसकी तरफ ही सबकी निगाहें रहेगी। आप नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी कामयाबी सेना को मिली है। ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादी दाचीगाम इलाके में ढेर कर दिए हैं सेना ने। फिलहाल शिनाख्त की जा रही है। और क्या ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था? इस वक्त की बड़ी खबर, सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के दाचीगाम में सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाया। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। 3 आतंकवादी मारे गए हैं दाचीगाम इलाके में। इन 3 आतंकवादियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल इनकी पहचान की जा रही है, शिनाख्त की जा रही है, और उसके बाद इनके नाम और किस संगठन से ये जुड़े हुए हैं ये तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि क्योंकि जिस इलाके में ये मुठभेड़ हुई है वही इलाका जहां पिछले दिनों आतंकवादी सुलेमान और मूसा का मूवमेंट देखा गया था, तो बहुत मुमकिन है कि वो आतंकवादी हों जो पहलगाम के गुनहगार हों, जो इंसानियत के गुनहगार हों, जिन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम दिया हो। अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके का गोला बारूद जो बरामद हुआ है इन आतंकवादियों के पास से। 3 आतंकवादी दाचीगाम की पहाड़ियों में छिपे हुए थे। ये आतंकवादी माउंट महादेव के बिल्कुल नजदीक का हिस्सा ये, जहां पर ये आतंकवादी छिपे हुए थे। सेना को सूचना मिली, पिछले 24 से 48 घंटे से ये ऑपरेशन जारी था, और अब आज जाकर इस ऑपरेशन में सेना को मुकम्मल कामयाबी मिली है। पहले 2 आतंकवादी ढेर थे, 1 आतंकवादी जो जख्मी था, और आखिर में उस आतंकवादी को भी ढेर करने में सेना को कामयाबी मिल गई है। 3 आतंकवादी ढेर, और ये वो असला है, गोला बारूद है जो इन आतंकवादियों के पास से बरामद हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, अभी तक सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या कुछ जानकारियां साझा की गई हैं? नीरज, देखिए रोमाना, जो जानकारी मिल पाई है इसके मुताबिक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन महादेव, क्योंकि महादेव ये पीक है, वहां पर ये ऑपरेशन किया गया, और जो तस्वीरें आई हैं और जो जानकारी मिल पाई थी कि ये यहाँ पर 3 आतंकी हैं जो कि छिपे हुए हैं, और ये छिपे हुए इस तरह से हैं कि यहाँ पर इन्होंने, ये ऐसा लगता है कई दिनों से यहाँ पर छिपे हुए थे। इन्होंने एक मेकशिफ्ट टेंट टाइप इन्होंने डालकर यहाँ पर रुके हुए थे, और यहाँ पर ही रहकर वो अपना खाना पीना भी, जैसे कि तस्वीरें सामने आई हैं वहाँ से स्पॉट से, वहाँ पर रह रहे थे। उसी की बिना पर जो है कल ही ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। भारतीय सेना की जो स्पेशल फोर्सेज हैं, यानी कि पैरा एसएफ कमांडोज हैं, उनको खास तौर से इस ऑपरेशन के लिए लगाया गया था, और इसलिए यहाँ पर भेजा गया। आज जो है सुबह में इनसे कंटेक्ट स्टैब्लिश हुआ, यानी कि इनके से आमने सामने हुआ, और उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ, यानी कि आमने सामने की मुठभेड़ हुई, उसमें जो 3 आतंकी हैं, भारतीय सेना की चिनार कोर है उसने साफ कर दिया है। उसने आधिकारिक एक संक्षिप्त बयान जारी किया है और बताया है कि 3 आतंकी जो है मारे गए, लेकिन डिटेल इसके बारे में जानकारी, इनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, क्योंकि इनमें से एक हाई वैल्यू टारगेट है रुमाना, ये मैं आपको बता सकता हूं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज राजपूत, बता रहे हैं किस तरीके से 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। सेना की तरफ से खुद ये जानकारी साझा कर दी गई है। क्या सेना की तरफ से आने वाले समय में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इन तीनों आतंकवादियों की शिनाख्त, उनकी पहचान को लेकर, और किस आतंकवादी संगठन से ये जुड़े हुए हैं, इसी को लेकर सवाल है। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है?
बिल्कुल देखिए रोमाना, इसके बारे में भारतीय सेना की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की साझा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन क्योंकि संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी बयान देना है, अपना ऑपरेशन सिंदूर पर देना है, इसीलिए जो है इस बात की जो अनाउंसमेंट है, क्या वो राजनाथ सिंह की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से की जाएगी या सेना की तरफ से चिनार कोर जो श्रीनगर में करेगी, इस पर अभी जो है डिसीजन चल रहा है, यानी कि इस पर डेलिब्रेशन चल रहा है और डिसीजन होते ही बताया जाएगा कि किस तरह से इन आतंकियों को ढेर किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें से एक हाई वैल्यू टारगेट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पहलगाम हमले में शामिल हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन जो है भारतीय सेना आइडेंटिफिकेशन होना अभी बाकी है, लेकिन वो कौन हाई वैल्यू टेररिस्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए पिछले दिनों यही वो हिस्सा है जहां पर आतंकवादी सुलेमान और मूसा का मूवमेंट भी देखा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।